Myself, Dr. Mamta Sharma, Associate Professor, Political Science, Government College, बेरोड। विद्यार्थियों, आज हम एमए फाइनल का पेपर रिसर्च मेथडोलॉजी के बारे में अपने इस चैनल में समझेंगे कि हम जब भी रिसर्च करते हैं, अनुसंधान करते हैं, तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और रिसर्च के अंदर किन किन टेक्निक्स को अपनाया जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम आज साइंटिफिक मेथड और वैल्यू प्रॉब्लम्स को लेंगे। साइंटिफिक मेथड, जब भी रिसर्च हम करते हैं तो राजनीतिक अध्ययन को वैज्ञानिक या वैज्ञानिक बनाने के लिए यह आवश्यक है कि उसे वैज्ञानिक पद्धति को अपनाकर किया जाए। वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही राजनीति का वैज्ञानिक ज्ञान या राजनीति विज्ञान कहा जाएगा। वैसे राजनीति विज्ञान का भंडार अपार है और उसका थोड़ा बहुत ज्ञान सभी के पास है, किंतु राजनीति का वैज्ञानिक ज्ञान बहुत कम लोगों के पास है। या हम ये कहें कि विशुद्ध राज वैज्ञानिकों की संख्या बहुत कम है। राजनीति शास्त्र ज्ञान का दावा करने वाले अन्य व्यक्तियों को राजवेता, राजनीतिक विचारक, राजशास्त्री, राजदार्शनिक आदि कहा जा सकता है, किंतु उनकी तुलना में राजविज्ञानी का ज्ञान ही अधिक निश्चित, प्रामाणिक, वस्तुपरक, जांचशील तथा सार्वजनिक प्रकृति का होगा। जो ऐसे विज्ञान ज्ञान की मात्रा बढ़ती जाएगी, राजनीति का विषय अधिक मात्रा में राजविज्ञान, जिसे कि पॉलिटिकल साइंस कहते हैं, बनता जाएगा। पियर्सन ने कहा है कि सत्य तक पहुंचने के लिए कोई भी संक्षिप्त मार्ग नहीं है। जगत का ज्ञान प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक पद्धति के अलावा और कोई दूसरा द्वार नहीं है। तो विद्यार्थियों, हम ये देखेंगे कि साइंटिफिक मेथड को किस तरह से हम अपने रिसर्च में और अनुसंधान में प्रयोग लाते हैं। सबसे पहले हम वैज्ञानिक मेथड को समझते हैं कि साइंस क्या है और कॉमन सेंस क्या है। सबसे पहले हम इसके इस एस्पेक्ट को समझेंगे कि विज्ञान और सामान्य ज्ञान में क्या अंतर है, कि हम जब रिसर्च करते हैं तो किन किन मेथड्स में हमें विज्ञान की तरह प्रयोग करने पड़ते हैं और किस तरह से हम अपने सामान्य ज्ञान से अपनी रिसर्च को अच्छा बनाते हैं। इसके बारे में हम कहेंगे कि साधारण मनुष्य अपने जीवन में अपने सामान्य ज्ञान के आधार पर ही काम करते हैं। कभी कभी उनके सामान्य ज्ञान पर आधारित ज्ञान, समझ, बोध और अनुमान इतना सही निकलता है कि उन्हें औपचारिक स्रोतों या विज्ञान से प्राप्त ज्ञान की आवश्यकता या महत्व का अनुभव ही नहीं होता। कई बार इन स्रोतों से ज्ञान प्राप्त करना वे व्यय और श्रम साध्य तथा समय नष्ट करना मानते हैं। सामान्य ज्ञान अनुभववाद से भी अपने आप को अलग, सरल, उपयोगी तथा उपयुक्त मानता है। अनुभववाद वस्तुतः अनुभव को अपना आधार बनाता है। यह अनुभव चाहे इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त हो, चाहे बुद्धि या मन से, किंतु ऐसे ज्ञान का कोई न कोई ऐच्छिक आधार होना चाहिए। जनरली सामान्य ज्ञान और विज्ञान द्वारा प्राप्त ज्ञान में मौलिक अंतर पाया जाता है। जैसे विज्ञान की अवधारणाएं एवं परिभाषाएं निश्चित एवं निर्दिष्ट होती है तथा उन्हें अनुभवी परीक्षणों पर खरा सिद्ध होना पड़ता है। सामान्य ज्ञान की अवधारणाएं एवं शब्द सामान्य एवं सरल व्याख्याओं पर आधारित होते हैं और कई बार वे तथ्यों पर आधारित नहीं होते। सेकेंडली, सामान्य ज्ञान में पूर्वाग्रह तथा व्यक्तिनिष्ठता पाई जाती है। इसमें तथ्यों, उदाहरणों एवं घटनाओं का स्वैच्छिक ढंग से चयन किया जाता है। विज्ञान में घटनाओं का चयन मान्य विधियों से ही तथा वस्तुनिष्ठ होकर किया जाता है। थर्डली, सामान्य ज्ञान में तथ्यों के मापन और नियंत्रण की अधिक चिंता नहीं की जाती। ये कारण कार्य संबंध खोजने में गहरी रुचि नहीं रखते। विज्ञान में तथ्यों का गणितीय एवं सांख्यिकी ढंग से आलेखन किया जाता है। फोर्थली, सामान्य ज्ञान का क्षेत्र अधिक व्यापक होता है। सामान्य ज्ञानी सभी विषयों पर बोलता व लिखता दिखाई पड़ता है, जबकि विज्ञान का क्षेत्र सीमित और संकुचित होता है। उसका क्षेत्र परीक्षणीय या सत्यापनीय संबंधी एवं व्याख्याओं तक ही सीमित रहता है। इसी तरह सामान्य ज्ञान का दैनिक जीवन और तत्कालीन समस्याओं से ही संबंध रहता है,
जबकि वैज्ञानिक तत्कालीन विषयों एवं वर्तमान में शाश्वत सिद्धांतों, नियमों तथा व्याख्याओं तक जाने का प्रयास करता है। इस तरह से हम देखते हैं, आवश्यक है कि अनुसंधान द्वारा सामान्य ज्ञान को विज्ञान में रूपांतरित किया जाए और सामान्य ज्ञान साधारण जनता के लिए मैदान और धरातल जैसा हो, परंतु विज्ञान पर्वतों की ऊंचाई, प्रकाश और आकाश जैसा हो। ये हमने एक जनरल अजम्पशंस की है जिसके अंदर विज्ञान और सामान्य ज्ञान का अंतर समझा है। अब हम इसके अंतर्गत देखेंगे कि अनुभववाद, पॉजिटिविज्म क्या है और किस तरह से ये प्रयोग में हम जब भी किसी अनुसंधान को करते हैं तो पॉजिटिविज्म का क्या कॉन्सेप्ट होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि समाज और सामाजिक घटनाओं का अध्ययन 19वीं शताब्दी के मध्य तक अधिकतर अनुमान, तर्क, धार्मिक एवं ईश्वर परक विचारों एवं तर्कसंगत विश्लेषण के आधार पर किया जाता था। ऑगस्टाइन ने इसको सामाजिक जीवन के अध्ययन के लिए अपर्याप्त बताया। 1848 में उसने सामाजिक अनुसंधान के क्षेत्र में सकारात्मक या विधायक विधि को प्रस्तावित किया। उसने माना कि सामाजिक घटनाओं का अध्ययन तर्क या धार्मिक सिद्धांतों के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। उदाहरणार्थ उसने निर्धनता को समाज में हावी कुछ सामाजिक ताकतों के परिप्रेक्ष्य में समझाया। उसने अध्ययन की इस विधि को वैज्ञानिक बताया। काम्टे ने प्रत्यक्षवाद कही जाने वाली वैज्ञानिक विधि को ही सामाजिक अनुसंधान का सबसे उपयुक्त साधन माना। इस प्रकार नवीन कार्यप्रणाली ने अनुमान और दार्शनिक उपागम को अस्वीकार कर दिया और आनुभविक आंकड़ों के संग्रह पर ध्यान केंद्रित किया। इस प्रकार प्रत्यक्षवादी पद्धति बनी, जिससे उन्हीं विधियों के प्रयोग पर बल दिया गया जो प्राकृतिक विज्ञानों में अपनाई जाती है। 1930 तक प्रत्यक्षवाद संयुक्त राज्य अमेरिका में पनपने लगा और धीरे धीरे भारत जैसे देशों में भी इस प्रवृत्ति का अनुगमन किया गया। फ्रैंकलिन और मार्क्सवादी विचार पद्धतियों ने भी प्रत्यक्षवाद की आलोचना की। उनका ये मानना है कि 1950 व 1960 के दशकों के बाद से विद्वानों द्वारा अनुभववाद को अधिक स्वीकार किया जाने लगा और अनुसंधान में नवीन चरण उभर कर आए। उत्तर अनुभववादी अनुसंधान, जिनका यह विचार है कि केवल वैज्ञानिक पद्धति ही ज्ञान, सत्य और वैधता का स्रोत नहीं है। कहने का अभिप्राय ये है कि काम्टे के प्रत्यक्षवाद मीन्स कि ज्ञान केवल इंद्रिय अनुभव से प्राप्त किया जा सकता है, कि आलोचना प्रत्यक्षवाद के आंतरिक और बाह्य दोनों ही क्षेत्रों में हुई। इस तरह से हम देखेंगे कि अनुभववाद का क्या रोल रहा। तत्पश्चात हम देखेंगे साइंस एंड साइंटिफिक मेथड, विज्ञान और वैज्ञानिक पद्धति। मूल रूप से विज्ञान जगत और उसकी वस्तुओं के ज्ञान की खोज है। संक्षेप में विज्ञान के अंतर्गत हम देखते हैं विश्वसनीय ज्ञान का संचय, खोजबीन या अनुसंधान करने का कार्य, एक विशेष प्रकार की सत्य या तथ्य जानने की पद्धति। विज्ञान और वैज्ञानिक पद्धति की विशेषताएं लगभग समान हैं और दोनों में यही विशेषताएं पाई जाती है, जैसे कि वस्तुनिष्ठता एवं अनुभव पर आधारित, कारणों या कारकों की खोज, तर्क बुद्धि या तार्किकता का उपयोग, क्रमबद्धता, जांचशीलता। ये कुछ एस्पेक्ट है, लेकिन इन दोनों में अंतर इतना ही है कि विज्ञान प्रमुखतः वैज्ञानिक पद्धति के उपयोग का परिणाम या ज्ञान है और यह पद्धति प्रमुखतः गतिविधि, क्रिया, प्रयत्नों की श्रृंखला है। जबकि विज्ञान का मूल आधार प्रेक्षण है, उसकी विशिष्ट प्रेक्षणिकता को वैज्ञानिक पद्धति कहा जाता है। किसी भी अनुशासन को विज्ञान बनाने के लिए उसकी विषय वस्तु नहीं अपितु वैज्ञानिक पद्धति महत्वपूर्ण होती है। सरल शब्दों में वैज्ञानिक पद्धति एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे किसी वस्तु या घटना को जैसी वह है उसी रूप में उतना ही जाना जाता है, न उससे कम न उससे अधिक। और इसे जानने की सत्यता और प्रामाणिकता के लिए आवश्यक है कि उस प्रक्रिया को काम में लेकर दूसरे लोग भी वैसा ही जानें। यह कुछ गतिविधियां करने का तरीका है, उसे सूक्ष्म, परिशुद्ध और व्यवस्थित ढंग से अध्ययन करने की विधि भी कहा जाता है। इस दृष्टि से हम देखेंगे कि
हमें फिर भी हमें ये स्वीकार करना पड़ेगा कि वैज्ञानिक पद्धति प्रेक्षण ऑब्जर्वेशन पर बल देती है, जो कि रिसर्च के लिए आवश्यक है, तथा तथ्यों या विचारों की वास्तविक परीक्षा करती है। वह ऐसे प्रयोग करने या आदर्श परिस्थितियां तैयार करने का प्रयास करती है जिनसे उन विचारों की जांच हो सके। इस तरह से विज्ञान और विज्ञान पद्धति का हम अनुसंधान में एक संक्षेप में प्रयोग किस तरह से करते हैं, इसके बारे में एक बैकग्राउंड है। अब हम देखेंगे फंडामेंटल अजम्पशंस ऑफ साइंटिफिक मेथड। वैज्ञानिक पद्धति की मूल मान्यताएं। वैज्ञानिक पद्धति शोधक या अध्येता को अपने निजी मूल्यों को दूर रखने का आग्रह करती है, किंतु स्वयं उसके अपने मूल्य होते हैं तथा वह इन मूल्यों, धारणाओं या मान्यताओं का त्याग नहीं कर सकती। इन मूल्यों का त्याग करने पर वैज्ञानिक पद्धति असंभव, निरर्थक एवं अनुपयोगी हो जाती है। इन मान्यताओं के अनुसार, जैसा कि वैज्ञानिक पद्धति में हमें बताया गया कि इसके अंतर्गत रेगुलेटरीज होती है, नियमितताएं होती है, जो कि प्राकृतिक घटनाओं के अनुरूप और उसके अंतर्गत उसका अंतर संबंध पाया जाता है उसके अंतर्गत। सेकेंडली, ये बोधगम्य है। इस जगत में रहने वाले मनुष्यों, समूहों, संस्थाओं तथा उनके अंतर संबंधों एवं प्रक्रिया को इसके अंतर्गत जाना जा सकता है। थर्डली, मनुष्य में न्यूनाधिक मात्रा में बोध या समझ, अंडरस्टैंडिंग होती है और उसमें किसी को सत्य या असत्य समझने को थोड़ी बहुत स्वतंत्रता होती है। इस तरह से हम देखेंगे कि तथ्यात्मक सत्य का अनुसंधान करना उसका स्वाभाविक कर्म होता है और नए तथ्यों के प्रकाश में वह अपने ज्ञात सत्य को बदलने के लिए तैयार रहता है। उपयुक्त मान्यताओं से जैसा कि स्पष्ट है कि ये स्वयं सिद्ध या स्वयं मान्य है, उसे न्यूनाधिक रूप से सभी स्वीकार करते हैं और उन्हें वैज्ञानिक पद्धति द्वारा प्रमाणित या सत्यापित नहीं किया जा सकता। इस तरह से हम देखेंगे कि शोध के लिए हम जब भी किसी शोध को करते हैं तो उसके अंतर्गत कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जो कि वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत काम करते हैं, और जब हम शोध करते हैं, अनुसंधान करते हैं, तो उनका प्रयोग किस तरह से करते हैं। इस संबंध में हम सबसे पहले इसके बैकग्राउंड के अंतर्गत मेन स्टेप्स पढ़ेंगे कि वैज्ञानिक पद्धति के प्रमुख चरण क्या क्या है। वैज्ञानिक पद्धति तथ्यात्मक सत्य को जानने के लिए एक व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध प्रक्रिया का नाम है। सत्य को जानने के लिए कई अवस्थाओं, चरणों या स्तरों से निकलना पड़ता है और काम ने अपनी विधेयात्मक प्रणाली, जिसे पॉजिटिव मेथड के कहा गया है, उसके अंतर्गत इन्होंने कई बातें इसके अंतर्गत बताई है, जिसके अंतर्गत विषय या समस्या का चुनाव, प्रेक्षण द्वारा प्राप्त होने वाले तथ्यों का संकलन, तथ्यों का वर्गीकरण, तथ्यों की जांच, नियमों का प्रतिपादन, ये कुछ एस्पेक्ट्स इन्होंने बताए हैं। इस तत्पश्चात हम देखेंगे कि वैज्ञानिक पद्धति व्यापक अनुसंधान प्रक्रिया का ही अपेक्षाकृत छोटा रूप होता है। अनुसंधान प्रक्रिया में 13 चरण होते हैं, उसमें से हम कुछ के बारे में यहाँ देखेंगे कि शोध प्रारंभ करने वाला बिंदु, जिसके अंदर किस तरह का विषय है और समस्या का निर्धारण, उसके बाद उस समस्या से संबंधित साहित्य के अध्ययन कि उस पर क्या, कभी, कितना, कैसे और किस लिए अनुसंधान किया गया। थर्डली, फिर उस विषय की समस्या के प्रमुख अंशों, अंगों या भागों को निश्चित करना। तत्पश्चात यदि संभव और उचित हो तो अपनी ओर से उस समस्या का समाधान सुझाना। इस कार्य या सुझाव को परिकल्पना, उपकल्पना या हाइपोथेसिस कहते हैं। तत्पश्चात समस्या का क्षेत्र, संदर्भ, परिवेश और पृष्ठभूमि बताना। तत्पश्चात ताकि सूचना एकत्रित करने में स्रोतों, सूचनाओं, सूचनादाताओं आदि का पता लगा सके। ये स्रोत प्राथमिक भी हो सकते हैं और द्वितीयक भी हो सकते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों स्रोतों को यूज़ करते हैं किसी भी अनुसंधान में। तत्पश्चात सूचना प्राप्त करने के उपकरणों, उपायों आदि के बारे में जांच करना और इसी के अंतर्गत प्रश्नावली, साक्षात्कार आदि का उपयोग करने का और तत्पश्चात सूचनाएं प्राप्त करना। ये हम किसी भी शोध के एस्पेक्ट्स को रिसर्च करने के लिए हमें किन किन बिंदुओं को देखना पड़ता है। तत्पश्चात तथ्यों के संकलन के बाद उसकी प्रोसेसिंग किया जाता है
उनकी एडिटिंग की जाती है, तत्पश्चात कोडिंग की जाती है और टैबुलेशन किया जाता है। जब गुण, विशेषता आदि के अनुसार तत्वों की अनेकानेक सारणियाँ जब बन जाती है तो उसका विश्लेषण या विवेचन, उनके मध्य से संबंधों का पता लगाया जाता है। इसमें कार्य कारण संबंधों का ज्ञान होता है। जब ये ज्ञान अनेक वैसी समस्याओं पर अनुसंधान करने पर सही सिद्ध होता है तो शोध के उन निष्कर्षों को हम सामान्यीकरण या नियम कहते हैं। इनके आधार पर प्रिडिक्शन, जो पूर्व कथन किया गया है, उसके द्वारा सिद्धांत निर्माण किया जा सकता है। इस तरह से हम देखेंगे कि राजनीति विज्ञान में अनुसंधान करने के लिए हम किन किन बातों को ध्यान में रखते हैं और किस तरह से इसको प्रयोग में लाते हैं। राजनीति विज्ञान में अनुसंधान हेतु अर्नेस्ट बेक ने वैज्ञानिक पद्धति के 11 चरण बताए हैं और इनमें से कुछ को हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे कि फर्स्टली ऑब्जर्वेशन की बात कही उन्होंने। उनका ये मानना है कि सर्वप्रथम प्रेक्षणीय वस्तुओं, घटनाओं और तथ्यों का शोध करता है कि इंद्रियों द्वारा अवलोकन किया जाता है। उन वस्तुओं आदि के लक्षणों और गुणों को पूर्ण रूप से सिद्ध होने तक के पहले लगभग निश्चितता के साथ उसे स्वीकार या अस्वीकार भी कर सकते हैं। सेकेंडली डिस्क्रिप्शन, जिसे हम वर्णन कहते हैं। इस अवस्था में प्रेक्षित वस्तुओं, घटनाओं तथा तथ्यों का वर्णन या विवरण प्रस्तुत किया जाता है और उस विवरण का कथन को पूर्ण रूप से सिद्ध करने के लिए या उसको अस्वीकार करने के लिए नए साक्ष्य और एविडेंस उसके अंतर्गत प्रस्तुत किए जाते हैं। थर्डली मापन, मेजरमेंट। यह वह वस्तु, घटना या तथ्य मापनीय है तो उसके प्रेक्षण या वर्णन के आधार पर उसका मापन किया जाता है। तत्पश्चात एक्सेप्टेंस और नॉन एक्सेप्टेंस, स्वीकृति या अस्वीकृति। उपरोक्त तीनों अवस्थाओं के पश्चात उक्त वस्तु या घटनाओं या तथ्यों और आंकड़ों की आधार सामग्री या वास्तविकता के रूप में अस्थायी के रूप में स्वीकार या अस्वीकार कर लिया जाता है। इसका अर्थ है कि प्रेक्षण, वर्णन और मापन के परिणामों के अनुसार तथ्यों को जानना या स्वीकार करना। तत्पश्चात इसके अंतर्गत इंड्यूक्टिव जनरलाइजेशन, जिसे हम आगमनात्मक सामान्यीकरण कहते हैं। इस अवस्था में उपयुक्त तथ्यों की सामान्य विशेषताओं या उनके मध्य संबंधों का एक तथ्यात्मक परिकल्पना के रूप में प्रयोग किया जाता है और इसमें तथ्यों को अस्थायी तौर पर उनके सामान्य गुणों या घटनाओं से जोड़ा जाता है। तत्पश्चात उसका एक्सप्लेनेशन किया जाता है, व्याख्या की जाती है। इस स्थिति में चौथी अवस्था वाले स्वीकृत तथ्यों अथवा पांचवी अवस्था वाले आगमनात्मक सामान्यीकरण को कारणात्मक संबंधों, कैजुअल रिलेशनशिप के रूप में स्पष्ट किया जाता है और ऐसा किए जाने पर यह अवस्था सैद्धांतिक परिकल्पना, थ्योरेटिकल हाइपोथेसिस कहलाती है। तत्पश्चात लॉजिकल डिडक्टिव रीजनिंग, तार्किक निगमनात्मक युक्तिकरण। यह अवस्था पांचवें आगमनात्मक सामान्यीकरण अथवा छठी व्याख्यात्मक परिकल्पनाओं के आधार पर प्रथम अवस्था जैसे लक्षणों वाले प्रेक्षणों पर लागू की जाती है। इसे छठी अवस्था वाले प्राप्त निष्कर्षों को गणित के सिद्धांत या सूत्र की तरह मिलते जुलते तथ्यों पर लागू किया जाता है। दूसरे शब्दों में, इस अवस्था में सैद्धांतिक परिकल्पनाओं को समान लक्षण वाले स्वीकृत तथ्यों, तथ्यात्मक सामान्यीकरण और परिकल्पनात्मक व्याख्याओं पर लागू करते हैं। तत्पश्चात उनके टेस्टिंग या परीक्षण किया जाता है। इस अवस्था में जो भी हमने तथ्य एकत्रित किए उनकी जांच की जाती है। तत्पश्चात उनका करेक्शन। इस अवस्था में जब कभी दूसरे प्रेक्षणों या व्याख्याओं के साथ हम इस अवस्थाओं का जब कंपैरिजन करते हैं तो अपनी उपलब्धियों में संशोधन करना पड़ता है। नए तथ्य पुराने निष्कर्षों में संशोधन करते हैं। तत्पश्चात प्रेडिक्शन के अंतर्गत हम देखते हैं कि विभिन्न संभावित कार्यकल्पों में से वह किसी एक क्रियात्मक प्रैक्टिकल प्रक्रिया में वैज्ञानिक ढंग से योगदान करता हो तो विभिन्न घटनाओं या दिशाओं के विषय में पूर्व कथन किया जा सकता है। उसे भूत, वर्तमान और भविष्य में होने वाली घटनाओं और दशाओं को उनके संभावित पुंज से संबंध दशाएं माना जा सकता है और उसको कार्य और कारण के रूप में बताया जा सकता है। लास्टली नॉन एक्सेप्टेंस, अस्वीकृति। सभी वितरण या कथन यदि उपयुक्त प्रक्रिया से उपलब्ध नहीं है, जैसे स्वतः मान्य कथन या कल्पनाएं, तो उन्हें स्वीकार्य प्रस्तावनाओं या निष्कर्षों से अलग कर दिया जाता है।
वैज्ञानिक पद्धति की पूर्ण मान्यताओं अथवा अस्थायी मान्यताओं या कार्यकारी प्रक्रियाओं को अलग करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनसे उनकी वैज्ञानिकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस तरह से हम देखते हैं कि किसी भी अनुसंधान के अंतर्गत हम किन किन साधनों को प्रयोग में लाते हैं। आज के वीडियो में हम यही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम अलग बातों के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। थैंक यू।